हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। तो हम लोग क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने एसिड बेस से रिलेटेड सारे केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, डेफिनेशंस, उनके एप्लीकेशन सब कुछ कंप्लीट किया। अब बारी है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट की, और ये हमारे 10th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, क्योंकि कोई ना कोई एक सॉल्ट आपके पेपर की शोभा जरूर बढ़ा देता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा व्हाट इज सॉल्ट। सॉल्ट है क्या चीज? तो चलिए समझते हैं कि सॉल्ट भैया क्या नया चीज है। तो सॉल्ट के बारे में जानना बच्चों कि ये जो सॉल्ट है ना, सबसे पहला पॉइंट सॉल्ट से रिलेटेड कि इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। और जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं। ओके, वो जनरली क्या रहते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी जो सॉल्ट रहेगा ना, इसके दो पार्ट रहेंगे बच्चों। कितने पार्ट रहेंगे? दो पार्ट। जैसे एक ए रहेगा और दूसरा कौन रहेगा? बी रहेगा। जब इसको वाटर में आप लोग डिसोसिएट करेंगे, तब ये कैसे टूटेगा? एक पे आएगा प्लस चार्ज और दूसरे वाले पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर मैंने NaCl लिया, NaCl नाम लेते ही सबके दिमाग में आ जाता है भैया सॉल्ट के बारे में बात हो रही है। तो जब NaCl को आप बच्चे वाटर में डिसोसिएट करोगे तो ये कैसे टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 1, एज वेल एज नेगेटिव चार्ज भी कितने हैं? ऑल्सो 1। बट बच्चों, अगर मेरे पास MgCl2 आ जाए तो अब अगर मैं इसको वाटर डिसोसिएट करूं तो ये हो जाएगा Mg पे +2 चार्ज आता है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी ही 2 है। तो अगर यहाँ +2 चार्ज आया, क्लोरीन पे आता है -1 चार्ज, बट क्लोरीन के एटम कितने थे? क्लोरीन के 2 एटम्स थे। इसलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे बच्चों, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अगर यही चीज आप लोग एल्यूमिनियम के लिए AlCl3 अगर ले लेते तो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3 टाइम्स Cl माइनस, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने आए? 3 आए, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितने आए? 3 आए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से नया एक कॉन्सेप्चुअल लाइन समझ पाए कि जब भी कोई भी जो सॉल्ट होता है, उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज पूरे कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, इक्वल होता है किसके? टोटल नेगेटिव चार्ज के। और इसीलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में इक्वल है और नेचर वाइज अपोजिट है, तो एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे, कैंसल। तो इसीलिए बच्चों, जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट्स आर जनरली इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सॉल्ट्स जनरली क्या रहेंगे? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेंगे। सॉरी, इंसुलेटर बोल दिया मैंने। वो इलेक्ट्रिकली क्या रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे। तो दे आर द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू द सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड, और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारा सा। अब आगे बढ़ जा रहे हैं हम लोग, बाय बोलते हैं इसको। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स को भी यूज कर लिया जाए सॉल्ट से रिलेटेड। तो ये वही सारी डेफिनेशंस दी गई हैं कि सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग टू पार्ट्स, वन पार्ट कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड पॉजिटिव आयन और केटायन। याद रखना, केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम देते हैं? केटायन। एज वेल एज द अदर पार्ट कैरिंग a नेगेटिव चार्ज कॉल्ड अ नेगेटिव आयन और एनायन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे 11th-12th के दौरान भी काम आएगा। पॉजिटिव चार्ज केमिस्ट्री में क्या लेना? केटायन, और नेगेटिव चार्ज एनायन। ओके, the number of positive and negative ions present in such that total positive is equal to the total negative charges, so the salt as a whole in the electrical neutral. होप सो ये सारा पॉइंट, सारा कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं बच्चों टाइप ऑफ सॉल्ट्स देखने। तो जो टाइप ऑफ सॉल्ट अगर हम देख रहे हैं बच्चों, तो ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एसिड एंड बेस,
और बोल रहे हैं एसिड बाय द रिप्लेसमेंट और हाइड्रोजन बाय मेटल, वो सब हटा दीजिए, ये सब तो हमने एसिड बेस के केमिकल रिएक्शन को पहले ही पढ़ ही रखा है, नो डाउट। बच्चों यहाँ समझिएगा कि जो सॉल्ट के क्लासिफिकेशन है ना, वो दो टाइप में है, मतलब ये मेजर क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप के सॉल्ट हम लेंगे और ये उनके कुछ यूजेस हैं, और इन सॉल्ट्स को ही हम लोग को हमारे चैप्टर में अच्छे से कवर करना है। जो पहला सॉल्ट आता है वो है नॉर्मल सॉल्ट, होप्स आपको सही से पढ़ा रहा होगा, जिसमें हमने NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4 इस टाइप के सॉल्ट्स को हमने कवर किया है। जो दूसरे सॉल्ट आते हैं वो रहते हैं एसिडिक सॉल्ट, जिसमें NaHSO4, ठीक है, KHSO4, NaHCO3, NaHCO3 को ही हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानेंगे, और NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट के नाम से जानाएगा, ओके। फिर KHCO3 मतलब पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इस टाइप के हमारे सॉल्ट, जिसमें सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, ऐसे आयन आए, तो बच्चों वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे, क्योंकि ये सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन हाइड्रोजन से जुड़कर ही तो एसिड बनाते थे ना। सल्फेट आयन हाइड्रोजन से जुड़ के सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फेट आयन हाइड्रोजन से जुड़ गया फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनेट आयन हाइड्रोजन से जुड़ गया कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोजन के ही फैमिली के तो सोडियम और पोटेशियम है, तो वो लोग भी कैसा सॉल्ट बना रहे हैं, एसिड जब हाइड्रोजन बना रहे तो ये लोग एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, और कुछ नहीं, ठीक। बेसिक सॉल्ट में आप PbOH, मतलब देखो एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन आएगा, क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, जगह जगह देखो हर एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन दिखेगा, और बेसिक सॉल्ट में बच्चों OH दिखेगा, हाइड्रोक्सिल आयन दिखेगा, ओके, सिंपल है। एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया, दैट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के बारे में बच्चों में थोड़ा बातें आप लोग को बता दूं कि एक्चुअल में ये जो डबल सॉल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दो सॉल्ट का कंबाइंड फॉर्म है, ये दो सॉल्ट का क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। जैसे आप समझिएगा कि KCl अपने आप में एक सॉल्ट है, ओके, MgCl2 भी अपने आप में एक सॉल्ट है, यहां दो अलग अलग सॉल्ट मिल गए और उनको आपने हाइड्रस फॉर्म में ले लिया, ओके, इंटू 6H2O, ये बन गया एक डबल सॉल्ट। और इस डबल सॉल्ट का नाम याद रखना बच्चों, कार्नेलाइट। क्या नाम है, कार्नेलाइट। ऐसे ही एक और डबल सॉल्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, उसको भी याद रखेंगे सभी लोग, दैट इज K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। और यही फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है बच्चों पोटाश एलम का, या किसी भी एलम को बोल सकते हो, बट पोटेशियम से बना है तो ये कहलाएगा पोटाश एलम। नाम है फिटकरी, क्या नाम है, फिटकरी। पहले के लोग सेविंग करने के बाद फिटकरी से रब करते थे, क्योंकि मान लीजिए कहीं कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिटकरी क्या होता है, खून को जमाने का काम करता है, कोगुलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए पोटाश एलम, या यही फॉर्मूला है किसका, फिटकरी का, ठीक। एक और ले लीजिए, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट में एक आ जाएगा फेरस सल्फेट और दूसरा आ जाएगा अमोनियम सल्फेट। अमोनिया पे +1 चार्ज आता है ना, और सल्फेट पे SO4-2, तो इसलिए सल्फेट को मेंटेन करने के लिए ना अमोनिया के दो एटम्स लेने पड़ेंगे, ताकि +1 +1 +2 आए, और यहाँ पे -2 बैलेंस हो गया, और बगल में क्या 6H2O। इस सॉल्ट को बच्चों हम नाम देते हैं मोहर सॉल्ट। क्या सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। और ये मोहर सॉल्ट अपने आप में क्या है, एक डबल सॉल्ट है, क्योंकि ये एक सॉल्ट हो गया, ये भी एक सॉल्ट हो गया। तो होप सो डबल सॉल्ट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और ये जो तीन इंपॉर्टेंट से सॉल्ट लिखवाया हूं, इनके फॉर्मूले याद रखना, आज नहीं तो कल काम आ जाएंगे, ठीक है। मेरे 12th के प्रैक्टिकल में कार्नेलाइट का फॉर्मूला मुझसे पूछा गया था, तो मुझे वो बात याद है, आज से 10 साल पहले, ठीक है, पूछा गया था, ओके। चलिए बच्चों, तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। अब हम आगे आ जाते हैं, हमारे जो इंपॉर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स को हम लोग को कवर करना है, और बड़े मन से कवर करना है, क्योंकि ये चीजें हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बचाने के लिए और सुंदर दिखने के लिए मैंने पहले से ही सारी चीजों को रिटन फॉर्मेट में रखा है, ताकि हमारा समय बचे। तो बच्चों देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज आवर सॉल्ट नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Na2CO3 × 10H2O, ओके।
केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। कॉमन नेम, इसी का कॉमन नेम क्या है बच्चों, दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा। ठीक है, वही क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, डेका। ठीक है, एक्शन ऑन लिटमस पेपर अगर बात करेंगे तो ये न्यूट्रल कैरेक्टर करेगा। किस कैरेक्टर करेगा, न्यूट्रल कैरेक्टर करेगा। जनरली जो सॉल्ट है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तो थे ही ना। ठीक है, और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे वाटर में, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल रहेगा वाटर में, मतलब वीकली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चों सोडियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन कैसे करना है, अब उस पर बात आती है। तो देख लीजिएगा, ये उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल ऑफ कमर्शियल यूज। इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज, मतलब कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, तो देख लो, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और Na2CO3। एनहाइड्रस का मतलब बच्चों उसमें वाटर मॉलिक्यूल ना रहे। जैसे अभी आपने जो वॉशिंग सोडा देखा वो क्या था, Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O से मल्टीप्लाइड था, मतलब डेकाहाइड्रेट था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको वॉशिंग सोडा बोले। अब अगर मैं उसके सारे वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दूं तब वो एनहाइड्रस हो जाएगा। ठीक है, तो Na2CO3 कहलाएगा। और इसी Na2CO3 को हम लोग नाम देते हैं सोडा ऐश। क्या नाम देंगे, सोडा ऐश। तो सोडा ऐश का फॉर्मूला Na2CO3, बट वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखना इस बात को। ऐसे बच्चों मोनोहाइड्रेट बोलेगा, केमिस्ट्री में मोनो मतलब होता है वन, तो देखो यहाँ पर केवल वन मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड है। हेप्टा, हेप्टा मतलब केमिस्ट्री में होता है 7, तो 7H2O मल्टीप्लाइड हो जाएगा। पेंटा बोलता तो पेंटा मतलब 5। ठीक है, ये सब आपको IUPAC नेमिंग जब सिखाऊंगा ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तब 1 से लेकर 100 तक का पूरा नंबर ना आप विद इन 5 मिनट में याद करवाऊंगा आपको। ठीक है, सबको याद हो जाएगा। अब बच्चों डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, यही हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट से फीचर्स थे। अब अगर बात करेंगे इनके प्रोडक्शन पे, तो कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट सा मेथड हम यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सॉल्वे अमोनिया मेथड। क्या नाम देते हैं, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। ओके, होता क्या है सर, इसमें रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग ना बच्चों, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर द कॉमन सॉल्ट NaCl। कलेक्ट करते जाओ, NaCl लेना है पहला पॉइंट। और ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, तो ये एक्चुअल में अमोनिया, अमोनिया मींस व्हाट, अमोनिया मींस व्हाट, अमोनिया इज दिस NH3 एज वेल एज लाइमस्टोन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इन्हीं के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, इनको लेते हैं, या तो सोडियम क्लोराइड को डायरेक्टली ले लेना। द प्रोसेस इन ब्रीफ इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्शन करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी यहां से सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जो हमारे काम का चीज है, वॉशिंग सोडा। ठीक है बच्चों, चलो देख लो तो थोड़ा सा कैसे फॉर्म होता है। तो यहां देखिए, यहां केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस, ये लास्ट फाइनल पॉइंट है। चलो इस लाइन को अभी रहने दो, फिलहाल के लिए आप लोग देखिए कि पहला लाइन क्या था कि अमोनिया का रिएक्शन वाटर के साथ CO2 के प्रेजेंस में किया, तो ये सीधे सीधे आपस में जुड़ गया और क्या बनाया, अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, कार्बोनेट अगर बोलेगा जैसे Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, पर अगर CO3 कार्बोनेट कहलाता है और सोडियम का कार्बोनेट, इसलिए सोडियम कार्बोनेट। पर बच्चों अगर बीच में NaH आ गया, अगर हाइड्रोजन आ गया, तो ये बाइकार्बोनेट पढ़ाता है। क्या पढ़ाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन क्या है, CO3-2, और बाइकार्बोनेट आयन क्या है, HCO3-। याद रहेगा सभी को, ये बाइकार्बोनेट आयन है और ये कार्बोनेट आयन है। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बोला गया था, मतलब अमोनियम पे क्या चार्ज आता है, +1,
और HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट में भी क्या है -1, दोनों आपस में जुड़ के सॉल्ट बना लिए अमोनियम बाइकार्बोनेट। ओके बच्चों, अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट आपके पास आ गया है, इसका आप लोग NaCl के साथ अटैक कराओगे। अभी तो आपने पढ़ा था, ये देखो पीछे वाली लाइन में आपने पढ़ा था कि अमोनियम बाइकार्बोनेट का अगर हम रिएक्शन, अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन, ठीक है, हमको सोडियम बाइकार्बोनेट लाना है, वो कैसे मिलेगा? बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट। मतलब सोडियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बना सोडियम बाइकार्बोनेट, जो इस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ ही साथ में मिलता है अमोनियम क्लोराइड। क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड। रिमेंबर वन थिंग, अमोनियम क्लोराइड के बारे में एक चीज जान लेना कि ये उन इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से है जिसमें ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड पाए जाते हैं। ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स मींस इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड भी मिलता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी मिलता है, हर टाइप का बॉन्ड मिलता है किस कंपाउंड में? अमोनियम क्लोराइड में। इसमें हर टाइप का बॉन्ड रहेगा। साथ ही साथ कहाँ यूज करते हैं तो याद रखना, वाइन इंडस्ट्री में। ठीक है, वाइन के प्रोडक्शन में, शराब बनाने के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड को यूज करते हैं। ठीक है, हमको मतलब था भैया इससे, किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट, नीचे एरो दिया है, मतलब ये क्या बना है? प्रेसिपिटेट बना है। इसका जब हम फर्दर रिएक्शन 2 मोल्स लेते हैं और उसको जब हम हीट करेंगे ना, तो उससे हमारा बनेगा सोडियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ H2CO3 बाहर निकलेगा, जो फर्दर H2O और CO2 में टूट जाएगा, क्योंकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है और वो तुरंत वाटर और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और यही वाटर और CO2 वापस से अमोनिया से रिएक्ट करेगा। मतलब ये जो प्रोसेस है ये खुद को रिपीट 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 करते रहेगा। क्या नाम है इस प्रोसेस का? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, याद रखना बच्चों, पहले स्टेप में अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लिया? अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट फर्दर रिएक्ट करता है NaCl के साथ, बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और वो सोडियम बाइकार्बोनेट हीटिंग करने पर सोडियम कार्बोनेट वाटर CO2 में टूट जाता है, जो वाटर और CO2 फिर से जाके अमोनिया से रिएक्ट करके पूरे प्रोसीजर को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो फाइनली हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट। और यही सोडियम कार्बोनेट में अगर वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएंगे 10 टाइम्स, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वही है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन करना था भाई। अब आगे आ जाइए, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज वॉशिंग सोडा के? तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम कार्बोनेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड द डेकाहाइड्रेट फॉर्म ऑन स्टैंडिंग ऑन एयर एफएनएसएस आर द एंड। मतलब कुछ नहीं बोल रहा है ये, कि क्या बोल रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट रहता है, ठीक है, इंटू 10H2 डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जब हम लोग उसको एयर में फ्री छोड़ देते हैं तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, बाहर उड़ जाएंगे, और उससे हमें क्या मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट या व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे सोडियम कार्बोनेट। ओके बच्चों, on heating the monohydrate changes into the anhydrous form which does not decomposes on the further heating even to redness। मतलब बोल रहा है जो Na2CO3 इंटू, क्या कह रहा है? Na2CO3 इंटू H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो मोनोहाइड्रेट फॉर्म है ना, मोनोहाइड्रेट, इसकी अगर मैं हीटिंग कर दूं तो हीटिंग करने से सबको पता है भैया वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएगा। समोसा लगाना मतलब हीट करना ना, तो ये हो जाएगा Na2CO3 व्हाइट क्रिस्टल बन गया, प्लस वाटर बाहर हो गया। अब अगर मैं इसकी फर्दर हीटिंग भी करूंगा ना तो ये लाल जरूर हो जाएगा, पर ये फर्दर डिकम्पोज नहीं होने वाला। ठीक, तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट स्टेबल कंपाउंड है Na2CO3। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए बच्चों, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? इट इज सॉल्युबल इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द हीट टू शो द एल्कलाइन नेचर ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस। मतलब जब सोडियम कार्बोनेट में आप वाटर ऐड करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है? NaOH, जो अपने आप में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है। और साथ में H2CO3 बनता है जो फर्दर H2O और CO2 में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप का
या लेस स्टेबल टाइप का क्या है, एसिड है, फर्दर इमीडिएटली वो उस वाटर और CO2 बना लेगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यार बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज देखने। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द एक्शन विथ एसिड। तो इट इज readily decomposed by the acid with evolution of carbon dioxide. The reaction involves two step। मतलब जैसे ही आप लोग सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे, इमीडिएटली क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ का देखो ना, यहाँ से एक सोडियम, यहाँ का एक सोडियम, और यहाँ से एक क्लोरीन। NaCl कभी भी सिंपल मॉलिक्यूल लाइक NaCl, HCl, वाटर बाहर निकलता हुआ दिखता है ना, पहले उसको बाहर कर दो। NaCl हो गया बाहर, यहाँ एक सोडियम बचा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा है, और यहाँ CO3 बचा है, दोनों को लाकर जोड़ दिया, क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या पढ़ाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानेंगे। अभी इस कंपाउंड को भी पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना, इसके बाद उसी की बारी है। अब बच्चों ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आता है ना, इसका फर्दर आप लोग HCl से रिएक्शन करोगे तो ये सॉल्ट, वाटर और CO2 में टूट जाएगा। मतलब यहाँ ये बना कार्बोनिक एसिड है H2CO3, पर आपको पता है H2CO3 एक अनस्टेबल या वीक स्टेबल एसिड था, इसलिए वो CO2 और H2O में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्दर तो देखिएगा, अब नेक्स्ट है हम लोग एक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर हमने सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दिया, तो सीधी सी बात है, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अभी तो पढ़े थे रिवर्स रिएक्शन हो गया ना। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट होके क्या बन रहा था, अभी पढ़े थे, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां उल्टा चल रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ आप लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड कर दोगे तो सिंपल सी बात है ना, उससे क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट। पहले ही पढ़ चुके हम लोग इस रिएक्शन को, बस हमने उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, सिंपल है। चलिए, तो ये सारे के सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, होप सो आप सब लोग को। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके यूज पे, कहां कहां किस किस जगह हम लोग सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा को यूज कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक नजर। बस लिखी हुई सारी चीजों को आपको एज इट इज ध्यान रखना है और याद रखना है दिमाग में, ताकि एग्जाम में आप लिख पाओ, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई बार, या आप लोग NTSC ओलंपियाड भी दिलाएंगे ना, तब भी आप लोग देखेंगे कि इसके यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फर्स्ट यूज क्या है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लास, सोडियम सिलिकेट, पेपर, बोरेक्स, सोप पाउडर्स है एक्चुअल में, कॉस्टिक सोडा एक्सेट्रा के प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, सोडियम कार्बोनेट को। मैंने पहले ही बोला कि ये ऐसा कंपाउंड है ना जो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन में हेल्प में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड में कंसिडर होता है। इन लॉन्ड्री एंड द सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर एज द वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के तौर पे तो यूज करना है, इसका मेन काम ही यही है। ठीक है, इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम इंडस्ट्री के रिफाइनिंग में भी एज अ रिफाइनिंग यूज हम लोग करते हैं किसको, सोडियम कार्बोनेट को। क्लास 11-12 में इसको थोड़ा और डिटेल में आप लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, किसी भी कंपाउंड का ना अगर आपसे बच्चे यूज पूछा जाए और यूज नहीं याद आ रहा होगा, तो एक लाइन तो हमेशा लिख देना, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। हर कंपाउंड लैब में बना है तो लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह तो यूज होना ही होना है, तो एक लाइन तो आपके पास हमेशा तैयार रहेगा ना, एक तर्कश में आपके हमेशा बाण तैयार रहेगी, आपका ब्रह्मास्त्र लेबोरेटरी रिएजेंट। द मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड K2CO3, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज फ्यूजन मिक्सचर, इसको हम यूज करेंगे फ्यूजन मिक्सचर में, और ये भी किसी एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, तो ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल में क्रोमियम के या पोटेशियम परमैंगनेट उधर के कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बनते हैं ना, उनमें हम लोग इसको एज अ फ्यूज्ड मिक्सचर यूज करते हैं। ठीक है, और बच्चों और भी यूजेस हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कार्बोनेट ऑफ द मेटल्स। ओके भैया, सोडियम कार्बोनेट को किसी भी मेटल से अगर रिएक्ट कराओ और अगर उस मेटल की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा है, तो वो मेटल सोडियम को सब्स्टिट्यूट करके सोडियम के कार्बोनेट को खुद से जोड़ के खुद का कार्बोनेट बना लेगा।
ये सारी बातों को तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस में तो पढ़ ही लिया था। फिर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मिक्सचर इनटू 2H2 होता है इज सब्सटेंसी कार्बोहाइड्रेट कार्बोनेट कहलाता है, और इट इज नाइदर वुड वॉशिंग में। ये देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो भी मिक्सचर आएगा उसको हम लोग वुड वॉशिंग में यूज करते हैं, मतलब लकड़ी के सामानों को साफ करने में। क्लियर? A mixture of sodium carbonate and calcium sulfide is called black ash। क्या बोलेंगे? black ash। सोडा ऐश किसे बोले थे? पहले ही पढ़ लिए थे सोडा ऐश। और ये क्या है? ब्लैक ऐश, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड का मिक्सचर। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा पहला सॉल्ट, दैट वाज द सोडियम कार्बोनेट। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड सॉल्ट पे, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स जल्दी जल्दी से ध्यान में रखना कि इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है। कॉमन नेम बोलेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लो, या इसी को हम नाम देते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर एक सोडियम लगा देता हूं तो वो क्या हो जाता था? Na2CO3। वो क्या था मेरा? वॉशिंग सोडा। और अगर एक हाइड्रोजन आ गया तो समझ लेना बेकिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ने सोडियम को खा लिया मतलब वो बेकिंग सोडा हो गया। ठीक, बेकिंग सोडा खाना बनाने में तो यूज करते हैं ना, ये आप लोग ब्रेड यूज करते हैं, या जो मोटी मोटी चीजें रहती हैं, या जो भी ऐसे केक वेक रहता है वहां हम लोग यूज करते हैं। एक्शन ऑन लिटमस पे अगर बात करेंगे तो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो बच्चों अगर रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है मतलब ये क्या है? एक एल्कलाइन कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है। ठीक है, मतलब स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वीकली क्या है? बेसिक। रेड लिटमस को ब्लू किया ना तो बेसिक कंपाउंड है। अब चलो बच्चों इसके प्रिपरेशन पे ध्यान दे दो। तो इसके प्रिपरेशन को अगर हम ध्यान देते हैं तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द सॉल्वे और अमोनिया सोडा प्रोसेस। वही जो अभी पढ़े थे अमोनिया सोडा प्रोसेस। सोडियम बाइकार्बोनेट से आपने सोडियम कार्बोनेट बनाया ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किए तो 2 मोल सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहां रिवर्स रिएक्शन कर देंगे, ये आगे गया ये पीछे आया। ठीक, तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा। नॉर्मल कार्बोनेट कैन बी चेंज टू बाइकार्बोनेट बाय द पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया और वाटर पास किया, बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो स्पेरिंगली सॉल्युबल रहता है वाटर में और लिटरली वीक बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक, चलिए अब इसकी भैया प्रॉपर्टीज देख लीजिए। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सोडियम कार्बोनेट भी क्या था बच्चों? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बाइकार्बोनेट भी क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर? एक चीज तो कॉमन है दोनों में। ठीक, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये क्लियर है। द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। पहले ही बात हुई है कि ये अल्कलाइन नेचर का है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना बच्चों, इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्शन करना। यहाँ Na2CO3 है, ओके। इसका वाटर से रिएक्शन करेंगे तो भैया ये अल्कलाइन था मतलब बेस बनाएगा। NaOH क्या है? कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और H2CO3 बना कार्बोनिक एसिड बना जो फर्दर CO2 और H2O में ब्रेकआउट हो जाता है। सिंपल। फिर थर्ड बोल रहा है इट एक्वस सॉल्यूशन गिव्स येलो कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। आप सबको पता है, मैंने इंडिकेटर्स पहले ही पढ़ा है सेकंड वीडियो में, एसिड एंड बेस के सेकंड वीडियो में, कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, जो बेसिक कंपाउंड होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या देते हैं? येलो कलर। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? वीकली बेस है, इसलिए ये मिथाइल ऑरेंज के साथ कौन सा कलर देगा बच्चों? मिथाइल ऑरेंज के साथ आप सबको दिख रहा है येलो कलर देगा, क्योंकि बेस देता है येलो कलर मिथाइल ऑरेंज के साथ। एंड color with methyl orange, okay, but no color with phenolphthalein and thus it is weakly base। समझो, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के साथ जो बेस होते हैं ना वो पिंक कलर देते हैं। कौन सा कलर देते हैं? पिंक। बट बाइकार्बोनेट जो है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस है, इसलिए यहां पर वो कलर डिटेक्शन नहीं शो कर रहा है, इसलिए नो कलर आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एसिड बेस इंडिकेटर याद आ रहा है ना? ठीक है, वही चीज है बस और कुछ नहीं है। आगे आ जाओ।
सारी चीजें हम पढ़ा के चल रहे हैं ताकि आपको कभी लाइफ में किसी भी चीज की कॉन्सेप्चुअल एरर ना आए माइंड में। इसको यूज करना है, कहां कहां यूज होता है? मेडिसिन में यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी एसिड प्रोडक्शन में। मतलब कई बार हम लोग को होता है ना, खट्टा खट्टा डकार आता है अंदर से, बड़ा सा मन थका हुआ सा लगता है, तो उस समय हम लोग न्यूट्रलाइज करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये एंटी एसिड है जो एसिडिटी ऑफ द स्टमक जो है, हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाता है ना, देखियो ना इनो का एडवर्टाइजमेंट, एसिडिटी मनी बिगड़ जाता है, तो उसमें एंटी एसिड यूज करते हैं और एक इंपॉर्टेंट एंटी एसिड है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? फिर इट मेकिंग ए परसेंट ड्रिंक, मतलब जैसे देखो कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक होता है, ठीक है, अगर आप उसको शेक कर देंगे तो उसमें बहुत सारा झाग निकलेगा, ठीक है, तो वो एक्चुअल में किसके कारण है? सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मतलब खाना बनाने वाले पाउडर में यूज करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग पाउडर में हम लोग क्या करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं। और बच्चों और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी अभी देखे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप डिसोसिएट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट कर सकता है। और बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट कर रहा है, इसीलिए जब हम लोग घर में बिल्डिंग में आग लग जाती है तो फायर वाला यूज करते हैं ना इक्विपमेंट, वो उसमें कौन सी गैस रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज वो एयर से हैवी रहती है, तो वो क्या करती है? ऑक्सीजन जो रहता है उसको सब्स्टिट्यूट करके खुद बैठ जाती है। अब ऑक्सीजन कांटेक्ट में अगर फायर के नहीं आया तो आग बढ़ेगी नहीं, तो आग बुझाने के भी काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। तो ये था बच्चों हमारे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है हमारे चैप्टर का तीसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। होता क्या है कैल्शियम सल्फेट? तो केमिकल फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, कॉमन नेम इसी का नाम है, याद रखो, जिप्सम। वेरी इंपॉर्टेंट जिप्सम। ओके, जिप्सम में याद रखना 2H2O रहता है। यहीं पर बच्चों अगर मैं CaSO4 इंटू हाफ H2O लगा देता हूं ना, तो इसी से एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, हमको उसके बारे में पढ़ना रहेगा, बट अभी आप लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जिप्सम के बारे में। क्लियर है? ठीक है, लिटमस पेपर के साथ अगर इसके एक्शन की बात की जाएगी तो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, साइलेंटली सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? इट अकर्स इन नेचर एज एनहाइड्राइट CaSO4 एंड जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। ये रिपीट हो गया बच्चों, इसको हटा देना। ओके, is also known as याद रखना, जिप्सम को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एलाबेस्टर। व्हाट इज एलाबेस्टर? ओके, अब जिप्सम के यूजेस कहाँ होते हैं भाई? तो इट इज प्रिपेयर्ड, पहले तो इसका प्रिपरेशन प्रोसेस देख लो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनी कैल्शियम सॉल्ट, आइदर सल्फ्यूरिक एसिड और सॉल्युबल सल्फेट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट ले लो, मान लो यहाँ पर मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया और H2SO4 से रिएक्ट किया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ का HCl और यहाँ का हाइड्रोजन HCl बाहर, क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट। ओके, ये प्रिपरेशन मेथड है, गलती से यूजेस लिखा गया है। या मैंने कैल्शियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करा दिया, अगेन यहाँ के दोनों क्लोरीन यहाँ के दोनों सोडियम के साथ सॉल्ट बना के बाहर चले जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ का कैल्शियम, यहाँ से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड, गलती से वहां यूज लिखा गया था, उसको करेक्ट कर लेना। अब बच्चों प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। तो इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद रखो, सोडियम कार्बोनेट भी व्हाइट क्रिस्टलाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट भी व्हाइट क्रिस्टलाइन, और जिप्सम या जो कैल्शियम सल्फेट ले रहे हो बच्चों, ये भी क्या है? एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। ओके, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और सारे के सारे वाटर में साइलेंटली सॉल्युबल ही है ना। एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप लोग कैल्शियम सल्फेट को हाई टेम्परेचर में वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी काफी लो आती है, वो सॉल्युबल तक भी नहीं होता है, ठीक है।
देख लो यहाँ पे, ये मेरा कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 है, मतलब ये बच्चों क्या है, ये है हमारा जिप्सम। ये कौन सा कंपाउंड है, सबको पता चल रहा है, ये जिप्सम है। ये जिप्सम है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स 120 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट किए जाते हैं तब क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। एक्चुअली में बच्चे इसको करेक्ट कर रहा हूँ, ये वाटर है। तो जो पहले हमारे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स था वो बाहर जाके क्या हो गया, केवल एक हो गया। देखो ये 2 टाइम्स मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई है, अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो ये कैसा दिखेगा, CaSO4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होने से था ना, अब 2 हट गया है तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ H2O। पहले देखो, पहले 2 CaSO4 था, अब वो 1 है, तो पहले 1 H2O था, अब वो हाफ हो गया। और इसी कंपाउंड को आप लोग क्या नाम देते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो मूर्ति वूर्ति बनती है ना अलग अलग देवी देवताओं की, या आपका बोन ओन फ्रैक्चर होता है, उस समय हम लोग इसको यूज करते हैं, किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। +3 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि जो कैल्शियम सल्फेट है उसमें केवल, अगर देखो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाइड्रेट, केवल ये हाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हाफ हो जाता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीस्फीयर का मतलब क्या, आधा स्फीयर, हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O। क्लियर, ठीक। अब जो ये कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, मतलब इसको अगर मैं 120 डिग्री सेल्सियस में फर्दर हीट करूंगा तो पूरा वाटर बाहर, केवल कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। और ये कैल्शियम सल्फेट को मैं फर्दर हीट करूंगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में इवॉल्व हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि CaSO4 इंटू 2H2O को हीट करोगे तो वो CaSO4 इंटू H2O में टूटेगा, और इसको फर्दर हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में, सॉरी कैल्शियम सल्फेट में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी कंपाउंड को हम लोग 2 मॉलिक्यूल हटा दूं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानता हूं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट मुझे लगता है सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लिए रहो, आगे बढ़ जाते हैं। अब आएगा इसका यूजेस, वहां इसके प्रिपरेशन मेथड की जगह पे यूज लिखा गया था, कोई बात नहीं, होता है। तो भैया इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी तो देखे 120 डिग्री सेल्सियस पे CaSO4 इंटू 2H2 मतलब जो जिप्सम है वही किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 120 डिग्री सेल्सियस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रोडक्शन में यूज होगा, और सीमेंट, अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी के प्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट केमिकल है, ठीक। फॉर प्रिपेयरिंग ब्लैक बोर्ड चौक, जो कैल्शियम सल्फेट होता है ना, ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड पे हम लोग चौक से लिखते हैं, खली जिसको बोलते हैं गांव में देहाती लैंग्वेज में, तो वो भी आपका जिप्सम से ही जनरेट होने वाला कंपाउंड है, ओके। इन एनहाइड्रस फॉर्म एज ड्राइंग एजेंट, जिप्सम का जो एनहाइड्रस फॉर्म रहता है, मतलब CaSO4 जो है वो एज अ ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट यूजेस थे बच्चों। तो यहां तक हमने 3 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को कर लिया, डन। अब हमारा लास्ट फाइनल बचता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट वाला सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। इसमें क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके CaSO4 इंटू H2O कर दो, या ये 2 हटाओगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O आ जाएगा। यही हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ है ना, इसलिए तो हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक। ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर लिटमस पेपर में इसके एक्शन को देखना है तो भैया लिटमस पेपर में इसका एक्शन कैसा है, न्यूट्रल है। जो जिप्सम था वो भी न्यूट्रल था, सोडियम बाइकार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा था वो भी न्यूट्रल था, बस जो सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रल था, जो सोडियम बाइकार्बोनेट था ना वो साइलेंटली बेसिक था। अदरवाइज जितने भी 4 में से 3 सॉल्ट हमारे क्या आ रहे हैं, न्यूट्रल नेचर के आ रहे हैं। तो होप सो ये चीजें आपको याद होते जा रही है कि नहीं। चलिए, और सॉल्युबिलिटी देखोगे वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियों को हम लोग को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो वाटर में फर्दर डिजोल्व नहीं होगा, और अगर डिजोल्व नहीं होगा तो ऐसे ही फॉर्म में रहेगा, और उसको जीव जंतु या इंसान अगर पी रहा है उस पानी को, उस तालाब या उस नदी के पानी को, तो वो डायरेक्ट उनके बॉडी में चले जाएगा।
जो बहुत सारे बीमारियों का घर है। इसीलिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने से मना किया जाता है और उसकी जगह पे मिट्टी की मूर्तियां बनाने को फोकस किया जाता है, ताकि मिट्टी वाटर जो है, वाटर में तुरंत घुल जाए, नीचे बैठ जाए, सीधे हमारे बॉडी में डायरेक्टली नदी उदी बहती है, वो सब शुद्ध हो जाता है। बट प्लास्टर ऑफ पेरिस डिसॉल्व ही नहीं होता ना, डायरेक्ट हमारे फूड चैन में आ जाएगा और वो बहुत सारी बीमारी को जन्म देगा। इसीलिए मना तो किया जाता है, बट वही है ना, मूर्ति सुंदर दिखनी चाहिए, और सुंदर मूर्ति तो तभी दिखेगी जब पीओपी से बनती है, ठीक है। तो इसलिए लोग मना कर लो, हम तो करेंगे, अपना ही वाला हाल है। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर होता है बच्चों? तो अभी आपने देखा था कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, सीधे आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरेट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये 2 हटाऊंगा तो यहाँ हाफ लग जाएगा, कहानी खत्म, ठीक। इसकी क्या खास प्रॉपर्टीज है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम लोग व्हाइट पाउडर की तरह यूज करते हैं, जो घर भर बनाते हैं, दीवालों को सुंदर बनाने के लिए पुट्टी की जाती है। तो वो पुट्टी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही तो होती है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेटिंग टू हार्ड मास when a plaster when a paste with is allowed to stand aside from sometimes silent expansion occur during the setting as water is absorbed to reform CSO4 into 2H2O as gypsum. The setting process is exothermic. मतलब क्या बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप वाटर वापस से ऐड करोगे तो वो क्या होता है, वो फिर से हार्ड हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फिर से क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। तो ये चीजें ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेट कर जाता है ना, मतलब वो सेट कर जाएगा, जैसे बोलते हैं ना सीमेंट सेट कर गया, तो वही वाला हाल यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें वाटर डालूंगा तो इसका सेटिंग टाइप का हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में। और इसकी हार्डनिंग में जिप्सम में क्या होता है? पूरा हार्ड हो जाएगा, मतलब मोनोक्लिनिक टाइप का हमारा एक लैटिस बना लेता है। नेक्स्ट बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि इन मेडिकल साइंस इट इज यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन एंड इन मेकिंग कास्ट इन द डेंटिस्ट्री। मतलब समझना बात को कि प्लास्टर हमारा फ्रैक्चर जब आ जाता है ना बोन्स में, या हड्डी टूट जाती है, तो कई दिन तक उसको उसी पोजीशन में डॉक्टर ना प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब प्लास्टर लगा के रखते हैं, ताकि हड्डी आपस में एक दूसरे से क्या करे? जॉइंट जनरेट कर पाए, ठीक है। तो मेडिकल पर्पस के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज्यादा यूज है। इन मेकिंग टॉयज, कास्ट फॉर द स्टेटस, ये स्टैचू, सॉरी, जो स्टैचूज रहते हैं ना उनका ढांचा बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, सीधी सी बात है। डेकोरेटिव मटेरियल्स, ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक्स, इन सारी चीजों में पीओपी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना, मेन प्रोडक्ट है ये सब पीओपी, ओके। इन मेकिंग द सरफेस स्मूथ, एग्जांपल दैट ऑफ वॉल्स, सीलिंग एक्सेट्रा बिफोर पेंट। सबने देखा होगा सुंदर घर में पेंट उंट के लिए पहले उस पर क्या किया जाता है? पुट्टी लगाया जाता है, क्योंकि वो दीवालों के सरफेस को क्या करता है? स्मूथ करता है, एक फिनिशिंग प्रोवाइड करता है। और जब उस पर पेंट लगता है ना, तो वाह 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 वाह, दीवालों के तो चेहरे खिल जाते हैं, ठीक है। आजकल तो वाटर प्रूफ, ये पेंट वो पेंट, कई सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं ना। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट है? इट मेकिंग डेकोरेटिव डिजाइंस ऑन द सीलिंग्स, pillars etc to beautify the house and the other building materials। क्लियर है ये बात भी? अलग अलग जो डिजाइन कलाकृति देख पाते हैं ना आप लोग, वो जो पुराने भारत की मंदिरों में बने हैं वो नहीं, वो तो भैया पत्थर काट काट के, चट्टान काट काट के बनाए गए हैं, जो घरों में यूज करते हैं, ठीक है, ऊपर के सीलिंग में यूज करते हैं डिजाइन, सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का कमाल है भाई, ठीक। इन मेकिंग चॉक्स फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्लियर है। इन लेबोरेटरी, कुछ भी नहीं याद आ रहा तो लेबोरेटरी तो पहले चिपका दो। ये केमिकल कहाँ यूज होता है? लैब में, फॉर द लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक। फॉर मेकिंग द apparatus airtight by sealing the gaps at the stopper etc etc in making fireproof material। तो this was the our 4 important type of salts। हर सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों को सारे के सारे सॉल्ट अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसा रहा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए
थैंक यू। और इसके साथ ही साथ बच्चों ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आपके बीच में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नए क्लास नए एनर्जी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। खूब पढ़ाई करते रहो और खूब अच्छे से रहो, खूब खुश रहो। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।